हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिर्ज़ा वक़ार बेग, आपका पीडियाट्रिशियन। आज आपके सामने केयर ऑफ़ प्री मैच्योर बेबीज़ के ऊपर अपना वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में 17 नवंबर को वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे मनाया जाता है और इस डे को मनाने का जो मकसद है वो ये है कि हम लोग अवेयरनेस पैदा करें कि प्री मैच्योर बच्चे एक ख़ास तरह के बच्चे हैं, इनकी बहुत स्पेशल केयर हमें चाहिए होती है और इनका बचाव कैसे किया जाए, क्योंकि हर जो नॉर्मल अगर 10 डिलीवरीज हो रही हैं तो उसमें से एक बच्चा प्री मैच्योर पैदा होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे पे मैं अपना अवेयरनेस वीडियो आप लोगों को बना के दूं कि प्री मैच्योरिटी को हम लोग कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे प्री मैच्योर बर्थ को हम लोग अवॉइड करें और अगर प्री मैच्योर बच्चा पैदा हो जाता है तो उसमें हमें क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और उसकी केयर कैसे करनी चाहिए। इस साल का जो थीम रखा गया है वो है डू नो हार्म, यानी कि अगर आप अपने बच्चे प्री मैच्योर बच्चों का सही से ख्याल रखें और उसमें उनको नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर प्री मैच्योर बच्चों को आप प्रॉपर केयर नहीं देंगे तो आप उन बच्चों के अंदर होने वाले जो दिक्कतें हैं वो कभी कभी बढ़ जाती हैं। तो अक्सर ऐसा देखा गया कि बच्चे बच तो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी बच जाती है, बट वो ज़िंदगी भर के लिए उनमें कुछ ना कुछ डिसेबिलिटीज़ रह जाती हैं। तो इसी सब पॉइंट्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अपने हम न्यूबॉर्न केयर को, प्री मैच्योर बेबीज़ की केयर को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, यूनिसेफ के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो SNCUs का जो प्रोजेक्ट बनाया है, पूरे यूपी में हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ अब स्पेशल केयर न्यूबॉर्न यूनिट्स बना दी गई हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि अब प्री मैच्योर डिलीवरीज़ की जो केयर है वो हर शहर में अवेलेबल है। ये सेकेंडरी लेवल की केयर होती है, यहाँ पर प्री मैच्योर बच्चों को ऑक्सीजन, फोटोथेरेपी, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं और उसके बाद अगर वेंटिलेटर की सुविधा उनको चाहिए होती है तो फिर उनको आगे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से रेफरल सेंटर्स पे लखनऊ में या और जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ भेजा जाता है। अब प्री मैच्योरिटी जो होती है, कोई भी गर्भ अगर 37 वीक से पहले पैदा हो रहा है बच्चा तो उसको प्री मैच्योर डिलीवरी कहते हैं। यूजुअली जो 34 वीक से लेके 36 वीक्स की जो प्री टर्म बेबीज़ हैं वो फिर भी सेफ जोन में आते हैं, बट 28 वीक से लेके अगर 32 वीक्स में प्री मैच्योर डिलीवरीज हो रही हैं तो ये बच्चे वो हमारे हैं जिनको कि टर्शरी केयर NICU की ज़रूरत पड़ती है और ऐसे बच्चों को यूजुअली मैं रिकमेंड करूंगा कि फिर उनको सेकेंड लेवल नर्सरी में ना रख के उनको रेफरल सेंटर में भेजा जाए, क्योंकि ये बच्चे सडनली अगर डिटीरिएट करेंगे तो आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप उनको फिर रेफरल सेंटर में भेज सकें। इसलिए अगर 28 वीकर बच्चा है, 30 वीकर बच्चा है और 32 वीकर बच्चा है, अगर ये बच्चों की डिलीवरी हो रही है तो इनको यूजुअली टर्शरी केयर यूनिट्स में ही एडमिट होना चाहिए और वहीं पर इनकी देखभाल होनी चाहिए। यूजुअली 25 हफ्ते के बाद से लेके अगर डिलीवरी हो रही है, बच्चों का वेट 600 ग्राम 700 ग्राम, अब सर्वाइवल रेट काफ़ी अच्छे हो गए हैं, बट सर्वाइवल रेट सिर्फ अच्छा होना माने नहीं रखता है। सर्वाइवल विद गुड आउटकम, यानी कि विदाउट एनी मॉर्बिडिटी हमें सर्वाइवल चाहिए। अगर एक 700 ग्राम का बच्चा पैदा हुआ है और NICU में वो 1-2 महीने वो रहते हैं और उसके बाद रहने के बाद अगर उन बच्चों में मॉर्बिडिटीज़ आ जाती हैं तो ये हम सभी पीडियाट्रिशियंस के लिए, नेओनाटोलॉजिस्ट के लिए, पेरेंट्स के लिए ये एक बड़ा दुखद हो जाता है कि हमने बच्चा बचा तो लिया बट वो एक बच्चा आगे जाके एक प्रोडक्टिव लाइफ नहीं जी पाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि दोस्तों, जैसा कि स्लोगन दिया गया है डू नो हार्म, हमें अपने बच्चों को, अपने प्री मैच्योर बच्चों को प्रॉपर केयर देनी है और उनको ऐसे केयर देनी है कि उसमें कम से कम हम लोग उसमें मॉर्बिडिटी पैदा करें। अब समस्याएं क्या आती हैं? देखिए, जो बच्चा प्री मैच्योर पैदा होता है उसमें यूजुअली सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो लंग्स की आती है, क्योंकि लंग्स डेवलप नहीं होते हैं। तो हाइलैंड मेम्ब्रेन डिजीज़ या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसको हम लोग RDS बोलते हैं, तो सबसे ज़्यादा तो बच्चों की प्रॉब्लम पैदा होते ही उनको सांस की दिक्कत आती है और उनको RDS की प्रॉब्लम होती है। RDS की प्रॉब्लम के लिए अब सर्फेक्टेंट, हम लोग को आर्टिफिशियल सर्फेक्टेंट देना पड़ सकता है, बच्चों को CPAP का सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है और बच्चों को, अगर बच्चे इसमें से इम्प्रूव नहीं कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर फुल फ्लेजेड वेंटिलेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए अगर 1 किलो के आसपास का बच्चा है, 600 ग्राम 700 ग्राम का बच्चा है, तो उसको यूजुअली रिकमेंड हम लोग करते हैं कि ऐसी जगह उस मदर का डिलीवरी कराया जाए जहाँ पर टर्शरी केयर NICU अवेलेबल हो। इस तरह के बच्चों को अगर आप
नर्सिंग होम्स में डेवलप करा लेंगे जहाँ पर NICU की सुविधा नहीं है, फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट करने में कम से कम 1-2 घंटे ज़ाया हो जाते हैं, तो ये बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो पहली बात तो ये कि इस तरह के बच्चों को यूजुअली ऐसी जगह पर डिलीवर कराया जाए, वैसी जगह पर उनकी डिलीवरी या सिजेरियन कराएं जहाँ पर NICU की सुविधा उपलब्ध हो। इसके अलावा अगर ये बच्चे आपके यहाँ मान लिया सडनली, क्योंकि अक्सर प्रीमेच्योर डिलीवरी एकदम से हो जाती है, अभी हम लोग के पास एक बच्चा आया था जिसकी जो क्लिनिक में पहुँचे और लिफ्ट में ही बच्चे की डिलीवरी हो गई, फिर उसको रेस्क्यू करके वहाँ से हमारे साथ हमारे NICU में उसको बच्चे को भेजा गया। वो बच्चा अभी भी हमारी NICU में एडमिट है, बट डेफिनेटली उस बच्चे में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इन बच्चों को ट्रांसपोर्ट अगर किया जाए तो बहुत प्रॉपर तरीके से किया जाए, अच्छे से बच्चे को। जैसे अब जाड़े के सीज़न आ रहा है, इसमें ज़्यादातर बच्चे जो हम लोग के पास आते हैं तो हाइपोथर्मिया हो जाता है, उनको ठंडे हो जाते हैं। तो बच्चे को प्रॉपरली रुई में लपेट के इंक्यूबेटर में अगर ट्रांसपोर्ट किया जाए तो सबसे सही तरीका होता है, और बच्चे को वीगो वगैरह लगा के उसको IV फ्लूइड सपोर्ट देने के बाद ही ट्रांसपोर्ट किया जाना चाहिए। तो ये तो हो गया RDS की बात। इसके अलावा जो बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस पैदा होते हैं, क्योंकि बच्चे की आंतें बहुत नाजुक होती हैं, और फीडिंग शुरू करने के बाद जो सबसे ज़्यादा हम लोग को प्रॉब्लम आती है वो है कि आंतों में सूजन आ जाना या आंतों में सड़न पैदा हो जाना, जिनको हम लोग NEC बोलते हैं, नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। तो ऐसे में फिर हम लोगों को बच्चे के फीडिंग कभी कभी होल्ड करनी पड़ती है, बच्चे को एंटीबायोटिक्स का सपोर्ट देना पड़ता है, और बच्चों में उसको फिर एक्सरे वगैरह करा के अगर उसमें हम लोग को पीडियाट्रिक सर्जरी की भी ओपिनियन लेनी पड़ती है। तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बच्चों में आ सकती हैं, बच्चों में पेट की प्रॉब्लम आ सकती है, और इसके साथ साथ बच्चों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों में क्योंकि अपनी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती है। यूजुअली देखा गया है कि जब बच्चे फुल टर्म पैदा होते हैं तो 34 से लेकर 36 हफ्ते के बाद माँ के प्लेसेंटा से बच्चों में एंटीबॉडीज़ ट्रांसफ़र होती हैं। तो जो बच्चे प्रीमेच्योर पैदा हो जाते हैं, जो बच्चे 30 हफ्ते पे, 28 हफ्ते पे, 27 हफ्ते पे पैदा हो जाते हैं, तो जो माँ के ज़रिए उनको प्लेसेंटा के ज़रिए जो एंटीबॉडीज़ मिलनी थी वो नहीं मिल पाती हैं। तो इन बच्चों में अपने इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता बहुत कम होती है, एक तरह से इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होस्ट माने जाते हैं, तो इनमें इन्फेक्शन होने का बहुत बड़ा ख़तरा रहता है। तो इसलिए NICUs में इन्फेक्शन प्रोटोकॉल बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए। बच्चों में इन्फेक्शन से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्फेक्शन होने से भी मॉर्टेलिटी बढ़ती है, फिर उसमें सेप्टिसीमिया, मेनिंजाइटिस और उसके कॉम्प्लिकेशंस होने से भी बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चों में होता है वो ब्लीडिंग टेंडेंसीज डेवलप हो जाती हैं, और ब्लीडिंग का जो सबसे ख़तरनाक प्रॉब्लम होती है इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज, यानी कि बच्चों के ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है, क्योंकि जो बच्चों की कोआगुलेशन जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ख़राब होती है, और बच्चों की जो वेंट्रिकुलर सिस्टम में जो कोराइड प्लेक्सस होता है वहाँ से अक्सर ब्लीडिंग हो जाती है, जिससे बच्चों को इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज हो जाता है, और इस हेमरेज की वजह से HIE हाइपॉक्सिक इस्चेमिक एन्केफेलोपैथी, बच्चों में सीजर्स पड़ सकते हैं, और उसके साथ बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस, उसके आने वाली ज़िंदगी में मोटर एंड माइलस्टोन्स में दिक्कतें आ सकती हैं। इसके अलावा जो बच्चों में दिक्कत आ सकती है वो हेयरिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चों में हेयरिंग इम्पेयरमेंट्स हो सकते हैं, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, यानी कि ये देखा गया क्योंकि जब बच्चा प्रीमेच्योर पैदा होता है तो उसमें उसका रेटिना डेवलप नहीं होता है, और उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखा गया कि ऑक्सीजन सपोर्ट जब हम लोग बच्चों को, क्योंकि यूजुअली इनको RDS की प्रॉब्लम हो जाती है, इनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग को ऑक्सीजन सपोर्ट देना पड़ता है। इसमें अगर कभी कभी ये देखा गया कि ऑक्सीजन के ज़्यादा होने की वजह से भी रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी प्रेसिपिटेट हो जाती है। हालांकि रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी में अपने आप विदाउट ऑक्सीजन एक्सेस भी रिपोर्टेड है और माना जाता है। तो इसलिए सारे बच्चों का डिस्चार्ज से पहले मैं समझता हूं कि आई चेकअप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी ले डिटेक्ट करेंगे तो बच्चों में रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है और वो ज़िंदगी भर के लिए ब्लाइंड हो सकते हैं। इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट ज़रूरी मैसेज मेरा है प्रीमेच्योरिटी के लिए कि NICU से डिस्चार्ज होने से पहले 4 हफ्ते का जब बच्चा होने लगता है तो यूजुअली उस वक्त तक वो स्टेबल हो चुका होता है। तो डिस्चार्ज से पहले 4 हफ्ते तक में उसके आई का जो आप आई स्पेशलिस्ट को बुला के उसको रेट कैम के ज़रिए या इंडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी के ज़रिए बच्चे का रेटिना ज़रूर एग्जामिन कीजिए, और अगर उसमें रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी में अगर वो सीवियर डिजीज़ में जा रहा है तो उसमें तुरंत लेज़र किया जाता है, और अगर बच्चे की स्टेज 1 स्टेज 2 में आता है तो उसको हम लोग रेगुलर फॉलोअप में ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के भेजते रहते हैं। इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशन है वो कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसमें बच्चे का PD है जो कि कभी कभी खुला रह जाता है,
तो उस तरह के हम लोग बच्चे का ईको भी करा के देखते हैं। बच्चों में अगर पीडीए खुला हुआ है तो उसको इनिशियल स्टेजेस में दवाओं के ज़रिए बंद किया जा सकता है, और अगर बाद में बच्चा बड़ा हो गया है तो उसको लाइगेशन के ज़रिए पीडीए को क्लोज़ किया जाता है। तो इस तरह से प्री मैच्योर बच्चों का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम प्री मैच्योर बर्थ को अवॉइड करें, मदर को प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाए, मदर अपना इन्फेक्शन का प्रोटोकॉल मेंटेन करे, प्रॉपर रेस्ट करे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना ले, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, शुगर को अगर कंट्रोल रखे तो हम लोग प्री मैच्योर बर्थ को अवॉइड कर सकते हैं। और यूजुअली जो एंटीनेटल स्टेरॉइड्स का बहुत अच्छा रोल देखा गया है। 28 वीक्स से लेकर 30 वीक्स के बीच में अगर मदर को लेबर शुरू होता है तो एंटीनेटल बेटनीसॉल के इंजेक्शंस लगा देते हैं, तो उससे आरडीएस के चांसेस भी कम हो जाते हैं, बच्चे की जो मैच्योरिटी है वो लंग्स की अच्छी हो जाती है। तो इसलिए एंटीनेटल स्टेरॉइड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चों की प्री मैच्योरिटी को, मॉर्बिडिटी को कम करने के लिए। और ब्रेस्ट फीडिंग एज अर्ली एज पॉसिबल इनिशिएट कीजिए, ट्यूब फीड के ज़रिए शुरू कीजिए, ईबीएम निकलवा लीजिए माँ से और बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क दीजिए। कंगारू मदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखा गया। जैसे जैसे बच्चा आपका स्टेबल होने लगता है, बच्चा एनआईसीयू में, फिर आप मदर को बुला के उसको कंगारू मदर केयर कराइए। यूजुअली जो बच्चा 1 किलो का पैदा होता है या 1 किलो से कम का पैदा होता है वो एनआईसीयू में यूजुअली 1 से 2 महीने उनका एनआईसीयू में स्टे होता है। इसमें हम लोग यूजुअली मदर को इन्वॉल्व करते हैं, मदर को फीडिंग में इन्वॉल्व करते हैं, केएमसी में इन्वॉल्व करते हैं, और यूजुअली बच्चे का आई चेकअप, इको, ब्रेन का अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीज़ें करा के फिर हम लोग अपने बच्चों को यहाँ से डिस्चार्ज करते हैं। मुझे खुशी होती है जब बच्चे ये लोग ठीक होकर यहाँ से जाते हैं और फिर खेलते कूदते जब हम लोग की क्लिनिक्स में 1-1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद जब आते हैं तो वाकई ये बहुत अच्छा लगता है कि वही बच्चा है। ये एक पेरेंट्स के लिए भी बहुत स्ट्रेसफुल पीरियड होता है। वो यूजुअली 2 महीने हम लोग के साथ रहते हैं। हम लोग बहुत ही स्मूथ, ऑब्वियसली इनका स्टे नहीं होता है, उतार चढ़ाव होते हैं, कभी इन्फेक्शन हो जाता है, कभी पेट फूल जाता है। तो यूजुअली हम लोग पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, और जब बच्चा डिस्चार्ज होता है तो वाकई हम लोगों को बहुत खुशी होती है। तो दोस्तों ये था प्री मैच्योरिटी डे के ऊपर मेरा अवेयरनेस का वीडियो। मेरा मैसेज यही है कि प्रेगनेंसी को अच्छे से आप हैंडल कीजिए ताकि प्री मैच्योर बर्थ को हम लोग अवॉइड कर सकें। और एंटीनेटल स्टेरॉइड्स का बहुत अच्छा रोल है, इसको हम लोग ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट को रिकमेंड करेंगे। एंटीनेटल स्टेरॉइड्स जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि प्री टर्म डिलीवरीज हो सकती हैं वहाँ पे एंटीनेटल स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करें। और जब बच्चा डिलीवर हो जाए तो उसको प्रॉपर एनआईसीयू केयर मिले, उसको आप इन्फेक्शन से बचाएं, ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करें, केएमसी दें ताकि बच्चों का जीवन अच्छे से गुजर सके। मेरे सभी शुभकामनाएं मेरे उन प्री मैच्योर बच्चों के पेरेंट्स को और प्री मैच्योर बच्चों को, ताकि वो अपनी अच्छी से ज़िंदगी गुजारें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोगों में शेयर कीजिए ताकि लोगों में अवेयरनेस आ सके। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।